आज विश्व पहाड़ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में श्री नवानी जी, मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री सेमवाल जी, मेरे बड़े भाई श्री उनियाल जी, बंसल मैम और सब विद्वत जन, यहाँ पर मेरी बुआ भी आई हुई हैं, है ना, और मेरे मित्र भी हैं, है ना, पुराने साथी भी हैं हमारे। तो 2-3 तो मैं गांधी स्कूल के देख रहा हूँ अपने फ्रेंड्स, है ना, तो मैं भी गांधी का बाय प्रोडक्ट हूँ। और इससे पहले पूर्व वक्ता श्री सेमवाल जी ने तो मुझे लगता है कि शिक्षा के संदर्भ में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मैं भी कह रहा था मेरे पास तो कुछ बचा नहीं कहने के लिए, है ना। आपने 1880 की पूरी जो है स्थिति को वहाँ से लेके और जो है पटेल एक्ट तक और सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा एक नई चीज़ मेरे पास है कि मैं आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देख रहा हूँ। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मेरे जेहन में है इन चीज़ों को, और शिक्षा के बेस लेवल पे मेरे को काम करने का अनुभव रहा है। मैं पिछले 25 सालों से इस राजकीय शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ, और उससे पहले मैं जो मेरे दोस्त में जानते हैं, मैं देहरादून के 2-3 प्रतिष्ठित जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ भी मैंने अध्यापन किया है, और इवन वेलम्स तक मैं वहाँ मैं रहा, मतलब गया मैं वहाँ। और इस पूरे परिदृश्य को सरकारी, गैर सरकारी, निजी, ये एक बहुत व्यापक वो है। और शिक्षा को एक्चुअल में अगर आप देखें तो शिक्षा को हम सबसे आसान समझते हैं। आज 25 साल, मतलब मेरे को लगभग 30 साल की सेवा हो गई, 30 साल से मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। मैं आज भी शिक्षा को शायद 50% से ज्यादा नहीं समझ पाया। ये मेरा अपना मानना है। अब इस स्थिति में आने के बाद भी राज्य के विभिन्न कार्यालयों में प्लानिंग से लेके, आपने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जिक्र किया, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ करने वाले जो राज्य में थे वो हम कुछ 2-3 लोगों में थे। कांडपाल जी इस बात के गवाह हैं, है ना। कांडपाल जी बैंक में, इलाहाबाद बैंक में होते थे तब, और तब जो है हम आपसे जुड़े थे उस टाइम पे। तो हमने इसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को उत्तराखंड में स्टार्ट किया, नेशनल लेवल पे इसकी प्लानिंग, इसकी बारीकियों को सीखा। आज हम जो मेन यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं वो पहाड़ के स्कूल और शिक्षा की चुनौतियां हैं। जब मैंने बताया कि सेमवाल जी ने सब चीजें जो दार्शनिक विमर्श है या जो शिक्षा की यात्रा है उसके संदर्भ में, या शिक्षा की परिभाषाएं हैं उसके संदर्भ में सब कुछ आप लोगों को अवगत करा दिया। मैं केवल एक छोटे से सूक्ष्म उसी पे रहूंगा कि पहाड़ की स्थिति एक्चुअल में हो क्या रही है, जिस चीज पे हम यहां पर आज बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैं देहरादून से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद देहरादून के प्राइवेट स्कूल में मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, और उसके बाद जो है मैं पूर्व में सब लोग जानते रहे होंगे, एक पोस्ट होती थी सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। यूपी के टाइम पे मैं 95 में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स में निकला। उसके पश्चात जो है वो राजकीय सेवा में टिहरी के चंबा ब्लॉक में मेरे को 96 से नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस दौरान प्रारंभिक शिक्षा, बेसिकली बेसिक शिक्षा को मैं देखता था, प्रारंभिक शिक्षा को बड़ी नजदीक से देखने का, समझने का मौका मेरे को मिला। और चूंकि तो सरकारी सेवा में था, वो तो काम मेरा था ही था, लेकिन मैंने उस चीज को बड़ी बारीकी से देखा, सिस्टम को देखा। और मैं आज की तारीख में भी जो आप बता रहे मवाधार गए हैं, तो आज की स्थिति में मैं वहां पर जोड़ता हूं, वहां से देखता हूं कि अगर हम अपने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो उसमें स्कूल भी सम्मिलित है। स्कूल भी उस सांस्कृतिक विरासत का पार्ट है। मवाधार आपके पिताजी पढ़ते थे, चमकोट खाल में मेरे पिताजी पढ़ते थे। वो संस्कृत, और वो जो है 1802 के उनके तब के स्कूल हैं कई लोग। मैसमोर इंटर कॉलेज है, क्या वो हमारा सांस्कृतिक विरासत का पार्ट नहीं है? तो अगर हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो हमको इन स्कूलों को भी क्या करना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा। इन स्कूलों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है दाद संस्था डिफरेंट अपने एक्टिविटीज के माध्यम से ये चीज कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीजें जो घटित हो रही हैं, ये आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद बहुत तेजी से जो शिक्षा है वो राज्य की, उसकी स्थिति बहुत खराब हुई है।
एक्चुअल में एक नया एक थ्योरी एक प्रतिपादित हुई है, या मतलब ये कह सकते हैं कि हम ही लोगों ने उसको प्रतिपादित कर दिया। एक्चुअल में एजुकेशन भी हम ना बाइंग कॉमोडिटी बन चुकी है। हम शिक्षा, आप बोलते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ गई है। ये बात बहुत कम लोग शायद इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम उस राजकीय सिस्टम से, राजकीय, मैं तो स्पेशली वर्ड यूज करता हूं राजकीय, सरकारी लोग बोलते हैं सरकारी स्कूल। मैंने कभी भी किसी भी उसमें, यमकेश्वर में भी मैं रहा, मैंने हमेशा बोला इसको सरकारी सिस्टम ना बोलो, सरकारें बदल जाती हैं, ये राजकीय विद्यालय हैं, इसका गौरव राजकीय विद्यालय के साथ बने। प्राइवेट स्कूल तो दुकान है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं, आज की भेड़ चाल में हम उसकी तरफ जुड़ रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वहां पर जो अच्छे टीचर्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे कुछ समय बाद, हम तो केवल टाइम पास के लिए जाते थे वहां पर, क्योंकि हम ठीक थे, पढ़ लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जेब खर्च थे, थोड़ा चाहते थे कि पिताजी का थोड़ा वो कर दें, शेयर कर लें हाथ, तो हम उन स्कूल में चले गए, हमारा थोड़ा पॉकेट मनी निकल गई, हमने परीक्षा देने के लिए, बाहर जाने के लिए घर पे आश्रित नहीं रहे, इसलिए हम उस सिस्टम में जुड़े। अदरवाइज उस सिस्टम में हम तब जुड़े केवल, और तब तक रहे हम जब तक हमको नौकरी नहीं मिली। और वहां होता ही है कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो कुछ दिन उस सिस्टम में काम करते हैं, और उसके बाद वो उस सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है, ये जो पैसा हमारे हाथ में आ रहा है, ये हम परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, 5 प्रकार के स्कूल डेवलप हो गए हिंदुस्तान में। 5 प्रकार के स्कूल क्या है? ये सिंपल, अगर आप देखोगे तो एक तो है जो निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं, राजकीय शिक्षा वाले। एक ऐसे हैं जो 500 से 1000 रुपए की फीस वाले हैं। एक ऐसे हैं जो 2500 से 5000 रुपए की फीस वाले हैं। या आप देखो इसको, आप इसको अगर आय के हिसाब से वर्गीकृत करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। आप इसको दूसरे तरीके से वर्गीकृत करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग चिंतन अगर आप करेंगे इस संदर्भ में, तो आपको क्या मिलेगा कि एक राजकीय स्कूल है, ठीक है, एक वो छोटे छोटे गली मोहल्लों में खुले वो स्कूल है जो एक कमरे दुकानों के शटरों में चल रहे हैं, ठीक है। तीसरे वो स्कूल है कौन से, जो आज की तारीख में विद्या भारती या शिशु मंदिर के नाम से जाने जा रहे हैं। ये एक्चुअल में विद्या भारती और शिशु मंदिर जो है ये राजकीय स्कूलों के वो हैं विकल्प। अगर आप इसको महसूस करेंगे तो ये इसके विकल्प निकल के आ रहे हैं। और फिर चौथे स्कूल है जो थोड़े मध्यम वर्गीय निजी स्कूल हैं, और 5वें जो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, दून वेलम्स वगैरह। नियम भी छोटे स्कूलों के लिए, बड़े स्कूलों के लिए कुछ नहीं है नियम। हमारी अप्रोच केवल इन 3 जो शुरू के 3 प्रकार के स्कूल है यहीं तक उपलब्धता है हमारी, इसके ऊपर तो हमारी उपलब्धता है ही नहीं, हम यहीं तक सीमित हैं। और ये पूरी कहानी जो इर्द गिर्द घूम रही है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये ट्रांजिशन फेज है एजुकेशन सिस्टम में। मेरे जैसे आपने बोला सिंहवाल जी, मुझे भी आज लगता है कि शायद इन पब्लिक स्कूल में पढ़ा के शायद कहीं गलती तो नहीं कर दी। हमारे बच्चे वो धोबी के कुत्ते घर के ना घाट वाली स्थिति में आ गए। हकीकत आप बताओ, ना तो उनको नीचे का पता है। एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने आपको जो वर्गीकरण बताया, इस वर्गीकरण में भी एक विशेषता एक अलग है कि एक प्रकार की वर्ग भेद वाले बच्चे एक ही प्रकार के स्कूल में मिलेंगे आपको, और जिसकी कैपेसिटी 500 रुपए, जो 500,000 रुपए वाली है वो एक वर्ग अलग है। जिसकी आय 1 लाख के है उसका स्कूल वो समर वैली और ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है। जो दून स्कूल वाले हैं उनका दायरा वो दून स्कूल, वेलम्स और इन्हीं में। तो ये एक वर्ग के बच्चे एक ही प्रकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जो पहले के स्कूलिंग सिस्टम था, जो राजकीय स्कूल चलते थे या जो अशासकीय चलते थे, या हर प्रकार का हेट्रोजेनस ग्रुप आपको उपलब्ध होता था। हमारे जो आप अभी उदाहरण दिया था वो उदाहरण का वो जीता जागता उदाहरण हम ही है कि जो है कमिश्नर पांगती जी का लड़का सत्यवान पांगती हमारा क्लासमेट था,
ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जज थे उनका लड़का, वो जो शरद यादव, वो मेरा क्लासमेट था, हम वो बैक बेंचर थे, दोनों कंधा लगा के सोए रहते थे बैठे पीछे। सारे के सारे जज जो वो थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका लड़का जो है हमारा क्लासमेट था। ये तो अपने उसमें बताता हूं आपको मैं। तो वहां पर, लेकिन वहां ये भी था कि जो 4th क्लास का था वो लड़का भी हमारे साथ था। भाई हमारे साथ एक लड़का था है, जो टीचर वो थे, उनके नोटियाल जी के लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, है ना। एक यादव था लड़का, वो उसके पिताजी जो हैं वो उसमें पीएनटी में वो थे शायद, बहुत लेवल उस, क्योंकि हम उसके घर जाते थे तो अब उस चीज को इमेजिन करते हैं कि शायद उसके पिताजी बहुत निम्न उस पे रहे होंगे, 4th क्लास में रहे होंगे। वो हमारा मित्र था। तो एक ग्रुप था, उसमें कई चीजें, लर्निंग भी, जो आप बात करें लर्निंग केवल यहीं पर नहीं हो रही है कि लर्निंग किताब से उससे ये चीजें हैं। लर्निंग तो जो आपने कहा शिक्षा कहां से प्राप्त हो रही है, शिक्षा तो ये जीवन का मूल्य इनसे प्राप्त हो रही है। और हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कि एक सामान्य ग्रुप हम यहां पर बैठे हुए, वो वहीं तक सीमित है। उसको गांव के गरीब से नहीं पता, उसका केवल एक ही ध्येय है, वो उसको ज्यादा वो करेगा। उन्होंने कहा वो ताऊ जी तो जरा ऊंचे वाले हैं, उनकी तो बड़ी गाड़ी है, या उनका बड़ा मकान है, या उनका प्रोफाइल जरा ऊंचा है, तो वो उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव है उन चीजों का। तो ये शिक्षा का एक, मुझे लगता है कि ये कमी हो रही है, और इसको हम सब के माध्यम से इस चीज को दोबारा से एक अवलोकन करने का, आत्म अवलोकन करने की, जो देखने की जिसको आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि भाई स्कूल, शासकीय स्कूलों का एक बड़ा योगदान रहा उत्तराखंड में, और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आपको बता दूं मैं कि मैं चूंकि प्लानिंग में, राज्य की प्लानिंग में शुरू से जुड़ा हुआ हूं, 2002 से मैं निदेशालय में काम कर रहा था, और यहां 765 इंटरमीडिएट कॉलेज थे। मैं संख्या के साथ आपको बात करता हूं, 765 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज थे जिस दिन क्या हुआ था, राज्य गठन हुआ था। आज की तारीख में यह संख्या कितनी पहुंच गई है, 2500। जो 765 इंटरमीडिएट और हाई स्कूल थे गवर्नमेंट, वो 2500 पहुंच चुकी है। और जो छात्र संख्या, इन टोटल जो 11,000 हमारे पास स्कूल, 9,000 हमारे पास प्राइमरी स्कूल थे, और 765 हमारे पास जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज थे, माध्यमिक विद्यालय थे। और इनमें टोटल जो छात्र संख्या थी वो 19 लाख थी। इनमें टोटल छात्र संख्या 19 लाख थी, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के सब होती है। जिस 19 लाख में से 13 लाख तो हमारे पास थे, और 6 लाख किस में थे, प्राइवेट सिस्टम में थे, निजी विद्यालयों के पास थे। आज सिनेरियो चेंज हो गया है, जबकि हमारे स्कूल बढ़ गए हैं, हमारे स्कूल 2500 हो गए, और जो 9,000 थे वो 11,562 हो चुके हैं आज की तारीख में। लेकिन आज की तारीख में किस स्थिति, टोटल बच्चे हो गए 23 लाख। इस 23 लाख में 13 लाख बच्चे निजी विद्यालयों में हैं, और केवल 10 लाख बच्चे जो हैं वो हमारे राज्य के सिस्टम में 1 से 12 में हैं। आपने जो उदाहरण दिया, बिल्कुल 3500 विद्यालय जिनमें 5 से कम छात्र संख्या है, वो जो है वो बंद होने की कगार पर है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, है ना, यहां पर इसको अगर विचार विमर्श करेंगे तो बहुत समय भी हो जाएगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू और भी है। उन स्कूलों में मैंने देखा कि यमकेश्वर ब्लॉक में एक स्कूल है कांडई, और कांडई में एक बच्चा है और 2 टीचर उसके पास बैठे हुए हैं। वो एक बांदर हो गया, गढ़वाल में बोल रहा। अच्छा, वो लर्निंग कहां से करेगा, सीखेगा कहां से? बच्चा जो सीखता है 8 वर्ष की आयु तक, वो सीख चुका होता है जो कुछ होता है, उसका जो शब्दकोश डेवलप हो चुका होता है, या जो उसका भाषाई ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, वो 85%, ये भी एक साइंटिफिक वो है कि बच्चे का 85% मस्तिष्क जो है वो 8 वर्ष की आयु तक विकसित हो चुका होता है। ये सर्वविदित है, ठीक है। अर्थात वो 8 वर्ष तक तो अकेला है, वो वहीं पर चीजें भी सीखता है, वहीं पर वो लर्निंग टीचर से कम होती है, पेयर लर्निंग ज्यादा होती है। ये तो सभी के जीवन में आपने देखा होगा। हम कई चीजें अपने फ्रेंड से सीखा जो टीचर नहीं समझा पाया हमको, तो पेयर लर्निंग में वो चीज तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में उस स्कूल को बंद करना ही बेहतर है। एक बच्चा पर 2 टीचर बैठी चल, एक टीचर थक गया तो दूसरे एक बैठ गया। अब बच्चे को तो छोड़, बच्चा तो दबाव पे है ना, बच्चा डरा हुआ है, और बच्चे को आता सब कुछ है,
मैंने देखा उस बच्चे को आता सब कुछ था, वो बच्चे को वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे वो अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उस बच्चे को 5 घंटे बैठे हुए हैं उसके मुंड पे। जब मैं उसके साथ, पहले तो वो इतना, मतलब वो बच्चा बोल ही नहीं पाया, वो बिल्कुल डरा हुआ था। और दुर्भाग्य ये था, दुर्भाग्य कि वो मेरा इलाका है। मैं, आपने बताया मैं यमकेश्वर में नौकरी कर रहा था, मैं मूल रूप से रहने वाला यमकेश्वर का हूं। मेरा डोमिसाइल जो है वो देहरादून का है, क्योंकि हम यहीं पढ़त बढ़त ये सब जो कुछ भी वो यहीं भी, मेरा मूल डोमिसाइल जो है वो देहरादून का है। तो मेरा जो ऑफिस में जो रिकॉर्ड है वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, और मैं यमकेश्वर, मूल रूप से मैं यमकेश्वर अमोला का रहने वाला हूं, और मैं उसी क्षेत्र में नौकरी पे चला गया। अब मैं वहां चला गया तो वहां तो सारे मेरे, वो बच्चा जो है उसकी जो माँ है वो हमारी भतीजी है। उस बच्चे को फिर मैंने पहले वैसे समझाया, फिर उसको बताया, मैंने कहा मैं तो तेरा नाना हूं, है ना। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने उसके साथ बात करनी शुरू करी, उस लड़की के साथ। तब धीरे धीरे उसने निकाला, तब मैंने देखा कि उस बच्चे को तो काफी जानकारी थी, उस टीचर ने काफी पढ़ा दिया था, लेकिन वो शेयरिंग नहीं कर पाया, ना वो समझा पा रहा, ना वो कुछ कर पा रहे। तो ये अकेला स्कूल का, ये 2 बच्चे 3 बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये एक ये भी है। शिक्षकों में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो पूर्व में हमारे शिक्षक होते थे, वो आप ये कह सकते हैं कि उतने योग्यताधारी थे, लेकिन आज की तारीख में ज्यादा योग्यताधारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा का क्या है, स्तर गिरता चला जा रहा है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए नहीं, क्योंकि शिक्षा का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब वो पारंपरिक शिक्षा या वो जो गुरुकुल शिक्षा है वो नहीं है। अब शिक्षा का एक स्वरूप ही चेंज हो गया, जहां पर आप ये बोलेंगे कि टीचर हैं, टीचर लगे हुए, हमारे टीचर तो मुड़ते ही नहीं थे। कुछ टीचर तो ऐसे थे कि जो ब्लैक बोर्ड पे लग जाते थे, बस वो घंटी बजने के बाद मुड़ते थे। ये मैं आपको मैं सब उनसे हटके मैं सामान्य वैसी बात बता रहा हूं आपको, जो मुड़ते ही नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बच्चे को अपने लेक्चर या अपने मेथड में बांध नहीं सकते, तो बच्चे की लर्निंग शून्य है, कि उसका वो तो डाइवर्टेड है, क्योंकि पहले माइंड डाइवर्ट नहीं था बच्चे का। तो ये जो है ये बड़ा वो हो रहा है। और पहाड़ में जो पहाड़ की शिक्षा है, पहाड़ में जो शिक्षा का जो आप ये कमी कह सकते हैं, या उसके पिछड़ेपन की वो कारण कह सकते हैं, वो है वहां पर जो नई तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है उसकी कमी है, उसके साथ हम अपडेटेड नहीं है। और थोड़ा सा यहीं पर निजी स्कूल जो है वो हमसे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पॉम्प एंड शो का गेम हो गया ना, सारा का सारा दिखाने का खेल हो गया है कुछ नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का अर्थ तो आज भी बच्चे को नहीं पता है। आज भी बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का या हमटी डमटी का, उसको पता ही नहीं कि हमटी डमटी है क्या, कौन किस बला का नाम है, अर्थ तो उसको आज भी नहीं पता है ना। लेकिन जो है वो चल रहा है, वो बच्चा आके राइम को कर रिसाइट करके और सुबह आपको सुना रहा है, वो आप उसमें खुश हैं क्योंकि आपका बच्चा आपसे इंटरेक्ट वो कर रहा है, आपको लग रहा है। अब वो हिंदी में जो है वो सुनाएगा तो आपको उतना वो नहीं लगेगा। तो वो एक तो हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से जी रहे हैं, जो आज भी हम शायद उस बात से मुक्त नहीं हो पाए। आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ते थे, वो रिवरडेल स्कूल था, और आपको पता होगा प्राइमरी में रिवरडेल एक बहुत अच्छा नामी ग्रामी स्कूल था, जिसकी अपनी अपने आप में एक दिन मैं वहां गया पेरेंट टीचर्स मीटिंग में। तो वहां पर एक पेरेंट्स ने उनसे, मैडम से पूछा कि मैडम ये जो शोर होता है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूज रहती हूं मैं। तो मैडम ने सीधा बोला कि मैडम ये तो बड़ा इजी है, एक शो है, एक शो है, एक शो है। अब मैं थोड़ी देर तो मैं खड़ा रहा, मैंने तो क्या बोलना था, वहां पर तो हम डरे हुए रहते हैं, हमारा बच्चा है तो हम बोलते हैं तो वो देता। तो फिर मैंने कहा मैम एक्सक्यूज मी, ये एक्चुअली आप जैसे इजीली कह दिया, सौ इनके नाम है बकायदा। तो फिर वो पेरेंट्स वो जो है मैडम को छोड़ के मेरी चारों तरफ इकट्ठा हो गए सारे के सारे। फिर मैं वो बताना चालू कर दिया, तो मेरी बेटी में कही पापा चुप हो जाओ ना आप, पापा। मतलब वो बच्चे तो इवन टीचर्स को ये नहीं पता कि इसका नाम दंतयस है, इसका नाम मूर्धन है, इसका तालुव्यस है। और मैंने कहा ये केवल यही इनके नाम नहीं है, ये पूरी जो है व्यंजन है, ये पूरे उसमें वो है, ये पूरा व्यंजन जो है इनके बकायदा नाम है।
अगर आप स्वर बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन में भी जो है ओष्ठक हैं, वो हैं, सब इनके नाम है बकायदा। तो ये चीज बेसिकली चीज ये पता ही नहीं रहती, वो केवल पढ़ा रहे हैं और केवल पढ़ा रहे हैं। वो एक मजाक में चलती है ना, उसने कहा जो है एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा भक्त वत्सल गोपाल मने भक्त वत्सल गोपाल, मतलब भाव समझा दिया है ना, भक्त वत्सल गोपाल मने भक्त वत्सल गोपाल, बात खत्म हो गई, समझ गए आप। तो अंग्रेजी स्कूल में यही हो रहा है, वो समझा रहे हैं, वो मतलब वो उनको नहीं पता उसके बारे में। तो ये चीजें, ये थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है सिस्टम में, और जिसको आप ये देख सकते हैं कि जो है कैसे वो है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि हमने यहां सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू कर दिया अपने राज्य के विद्यालयों में, ठीक है। हमारे पास आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुविधा है। हमारे पास जो नहीं है वो यही है कि जो नई तकनीक है उस नई तकनीक से हम सीधा जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं इस धात के माध्यम से भी यहां पर वो करना चाहता हूं कि कुछ जैसे आप ये एक कोना कक्षा का जो है ये मैंने इसको एक बड़ा फ्रूटफुल पाया, इसलिए फ्रूटफुल पाया कि भाषाई दक्षता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर पढ़ना जरूरी है। भाई लैंग्वेज कैसे सीखेगा? लैंग्वेज या तो अपने सराउंडिंग से सीखेगा या अपने जो बड़े हैं या छोटे हैं उनसे सीखेगा। अब जिस परिवेश में वो बच्चे रह रहे हैं उस परिवेश में या तो वो गढ़वाली बोल रहा है या वो हिंदी और गढ़वाली मिश्रित लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, तो वो उसका जो शब्दकोश है वो लिमिटेड है, ना उसका हिंदी का शब्दकोश है और ना उसका गढ़वाली का शब्दकोश है। तो ये इसके माध्यम से वो अपनी भाषाई दक्षताओं को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते स्कूलों को ये बच्चे इसको पढ़े, इसको देखें, ये केवल 100 पीस ना बने बस, है ना। हमने कहा, हम तो बोलते थे बच्चों को दो भाई पढ़ाओ, और कोई कहानी पढ़ लेगा, कुछ पढ़ लेगा। और अभी जो आपका एक प्रयास है कि आप गढ़वाली और कुमाऊनी और अन्य भाषाओं में वो कर रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया प्रयास है। और मैं भी शैलेंद्र सेमवाल जी थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनी लोकल लैंग्वेजेस, अपनी डायलेक्ट्स को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए वो वहां पर प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है। तो इस संदर्भ में हमने जो है 2-3 नवंबर को किसान भवन में एक मातृभाषा उत्सव आयोजित किया था। शायद आप लोगों को नहीं, ये पहला आयोजन था और हम भी बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थे कि शायद ये इतने बढ़िया कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो हमने इसमें क्या करा कि पहले तो उनके लैंग्वेजेस को, उनके बोलियों को जो उत्तराखंड में बोली जाती हैं उनको पहचान करी। उस पहचानने के पश्चात जो है हमने बच्चों से उनकी वीडियोज मंगाए, तो वो ब्लॉक लेवल पर वीडियोज आए, ब्लॉक लेवल के वीडियोज के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो छांट के स्टेट लेवल पाए, और स्टेट लेवल पे हमने उन वीडियोज को एक पैनल बनाया और उन वीडियोज के माध्यम से हमने विभिन्न उनमें उनको सेलेक्ट किया। और इसमें 3 विधाएं थी, एक लोक कथा थी, लोक गीत था और लोक नाटक था। ये 3 विधाओं में हमने काम किया और 8वीं तक के बच्चे इसमें सम्मिलित थे। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मुझे भी उस दिन बड़ा बच्चों के अंदर जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी बोली में बात करने का और उसको डिलीवर करने का जो कॉन्फिडेंस देखा मैंने उनके अंदर, जो उनके आंखों में चमक देखी, मुझे वहां पर समझ में आया कि क्यों अपनी लैंग्वेज को उसकी बात करते हैं। इतना बढ़िया बच्चों ने कहानी, वो जैसे कथा सुनाती है ना, तो एक उसने एक 5वीं की लड़की ने कहानी सुनाई, या बाबा ये आसमान बिड़ी गुड़ 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 आवाज आना, उसने उसको जो डिलीवर करा, आप देखो कि मैं वीडियोस उसको वो कर रहे हैं उसको वो, क्योंकि बड़ा जो उसकी वीडियोस हैं वो काफी 3-4 घंटे की बन गई हैं, तो शॉर्ट करके हम उसको आपके उसमें भी शेयर करेंगे, तो हम उसको वीडियो को शेयर करेंगे, आप देखेंगे वहां पर। तो 17 लैंग्वेजेस हमने यहां पर बोलियां जो हैं वो चिन्हित करी, और मैं खुद आश्चर्य में था कि इतनी, हमें तो पता ही नहीं था ये चीजें, जिसमें हमारे साथ जो है नंद किशोर अटवाल जी थे और उन्होंने बड़ा रिसर्च करी उस चीज में और बड़े उस पर कार्यक्रम और हमने उस पर वो करा। तो 17 लैंग्वेजेस में 51 एंट्रियां आई हमारे पास, 17 बोलियों में 51 एंट्रियां। आप देखेंगे, मैं अभी बात कर रहा था कि जौनसारी सब जानते हैं, बाबरी कोई जानता है? नहीं जानता। बाबरी भी लैंग्वेज है ना। यहां हरिद्वार की कोरबी वो है, कोरबी भाषा है ना, रमाल्टी भाषा है, गढ़वाली भाषा है,
थारू है, भोक्सा है, राजी है। अब राजी भाषा का अपना कोई गीत ही नहीं था। जो पिथौरागढ़ की राजी भाषा है उसका अपना कोई गीत ही नहीं था। तो उनके टीचर्स ने सारे जहां से अच्छा को राजी भाषा में कन्वर्ट करा। हाँ, ये भी एक लर्निंग भी, ये अचीवमेंट भी था। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप वो कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में इसमें जो जन भागीदारी है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आपके एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये काम बहुत अच्छा हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने की। और उत्तराखंड में जो ये पलायन है इसके पीछे भी एक व्यावसायिक शिक्षा का जो है वो कमी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये शिक्षा जो टेक्निक्स हैं इसकी प्रयोग की बात इसमें कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, हाइब्रिड मोड में सिस्टम को चलाने की बात हो रही है। हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन क्लास भी और ऑफलाइन भी हो, अर्थात अगर जो बच्चा नहीं आ पा रहा है क्लास में, वो जो है वो यूट्यूब के माध्यम से या वो गूगल मीट के माध्यम से भी अपना शिक्षण को प्राप्त कर सकता है, अगर बाय किसी उससे हो सकता है। भाषा के लिए जो ये लाइब्रेरी सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, ये इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक अनुशंसा है इसमें। और विज्ञान के लिए लैब है। ये विज्ञान के संदर्भ में मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि मैंने देखा कि पहाड़ में जो विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण है वो सबसे कमजोर है, और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड का वैज्ञानिक दृष्टिकोण नाम से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो तो शून्य है हमारे यहां। और आप देख सकते हैं, आप यहां पर जितने लोग बैठे हुए, कितने लोग जो हैं वो पेचकस लेके इस बिजली के स्विच को खोल सकते हैं, या अगर आपके हाथ में अगर हम वो पकड़ा दें, क्या कहते हैं उसको, रिंच पकड़ा दें, तो कितने लोग जो है नल का खोल पाएंगे। तो चूंकि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हम सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूर्णन घाणन सब पढ़ लिया हमने, लेकिन हम दरवाजे पे घूर्णन आज तक नहीं समझ पाए, है ना। तो इस चीज को बढ़ावा की जरूरत है। और अगर आप लोग जो इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं जो लोग, वो हमने एक अनुप्रयोग भी किया था जुगाड़ लैब के नाम से। यमकेश्वर में जुगाड़ लैब के नाम से एक प्रयोग हमने शुरू किया था, लेकिन मैं बहुत दिन रह नहीं पाया और कोविड के कारण भी वो बहुत ज्यादा। तो जुगाड़ लैब में ये हुआ कि बच्चों के हम छोटे छोटे खिलौने, इंस्ट्रूमेंट्स जो खराब पड़े हुए अपने आपके घरों में, उनको लाके और उनको खोलना, बंद करना, उसके अंदर के क्या, एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है, उस एलईडी बल्ब को फोड़ के तो देखो कि इसके अंदर है क्या चीज। कुछ तो डेवलप है, कुछ तो दिमाग में वो हो, तभी तो पता चलेगा कौन सा एलईडी, कौन सा इसमें वो लगा हुआ है, कौन सा डायोड है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या चीज है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा सेमी वो है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो शिक्षक के उसमें देखरेख में ये चीजें हो सकती हैं, तो इन चीजों को आप कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब की इसकी बहुत जरूरत है। समय के साथ जो है, जो आज की तारीख में जितना भी एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा हमारे पास माध्यम हमको मिला है। तो कंप्यूटर्स के माध्यम से या डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अब इसको कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स के माध्यम से साइंस को बढ़ाने के लिए वर्चुअल लैब एक बहुत बड़ा वो है। तो इस प्रकार के भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं कि वर्चुअल लैब के माध्यम से, है ना, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसको टीचर्स को उनको बताया जाए कि भाई ये इस प्रकार से आप साइंटिफिक वो कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आपकी जो है, और मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं कि एक आज की नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, वह हैकाथन्स। तो हम कुछ ग्रुप्स के माध्यम से या समूह के माध्यम से हम इन हैकाथन्स का इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हैकाथन्स क्या है, जहां पर इनोवेटिव आइडियाज को वो करें। तो धात के माध्यम से हम इस हैकाथन का इसका आयोजन कर सकते हैं विभिन्न स्थानों पर। तो वहां पर निकल के तो आएंगे अपने परिक्षेत्र के, उस क्षेत्र में जो जो चीजें हो रही हैं उसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, आपके लोकल चीज को लेके, लोकल टू वोकल जो स्थिति है, वहां पर वो इनोवेशन करके हैकाथन्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जरूरत है इसमें कि एक ऐसा सिस्टम कि जो वहां पर जाके और उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करे। पहले हो सकता है शुरू में 1 लोग आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, लेकिन जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं, और धीरे धीरे अगर ये चीज गति पकड़ी तो ये अच्छा एक मुकाम हासिल हो सकता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो इन चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अमोली जी का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि कोई लोग अगर इस बाबत कोई बातचीत रखना चाहें तो पहला सवाल तो मैं रख लेता हूँ अमोली जी के साथ। असल में क्या है कि दो प्रजातियां बैठी हुई हैं यहाँ पर। एक तो शिक्षक लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उस शिक्षा को देखते हैं, एक जो शिक्षित लोग हैं, यानी कि हम स्कूल में गए तो है पर हमारी अपब्रिंगिंग और दुनिया अलग बन गई है। तो कई सारी बातें वो जो उनका संबोधन था, वो चूंकि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, तो वो संबोधन नेचुरल रूप से वो शिक्षकों को ओरिएंट करके हो रहा। हमारा कंसर्न दूसरा रहता है। मैं एक शेयर करता हूँ आपसे बात की। मैं जहाँ मंचकोट, जहाँ मवादार स्कूल है, उसके पास हमारा नैल गांव है, एक पड़ता है, और नैल गांव प्रसिद्ध गांव है इलाके का। भुवनचंद खंडूरी जी का ससुराल है। तो उन लोगों ने वहाँ पर, मैं इस बात को आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बात को विमर्श के लिए रखना चाहता हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, लगभग 40 लाख रुपए का मंदिर बना, और हम सबसे कहा गया कि आप उसके लिए डोनेशन कीजिए। तो हमने कहा था कि मंदिर तो आप बना रहे, ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ के स्कूलों के लिए भी कुछ कर पाए तो बेहतर रहेगा, हमें कोई आशा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ जबकि उस स्कूल गांव में मुश्किल से 50 लोग, वो भी बड़ी वय के लोग हैं, बच्चे तो बहुत कम हैं, और वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके इर्द गिर्द के इलाके के कम से कम 25-30 जो प्राइमरी और इंटर कॉलेज तक है, वहाँ पर बहुत कम स्कूलों में जनता ने कंप्यूटर डोनेट किया है, जिसकी बात कर रहा था। सरकार का तो चलो हिस्सा ही। मैं इस बात को बार बार जनता की बात इसलिए करता हूँ कि हम सरकार को जिम्मेदारी से बचाने की बात नहीं करते, लेकिन मुझको लगता है कि हमारे सरोकारों में हमारे स्कूल कहाँ हैं, और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे इसलिए नहीं है? क्या मतलब जो हमारे गांव से संबंध है, हमारे गांव से आज की तारीख में बहुत सारे लोग अपने गांव के लिए एक्टिव हैं, लेकिन वो गांव के लिए दो काम करते हैं। या तो उसी सड़क के लिए एडवोकेसी करते हैं ताकि हम पहुंच सके अपने गांव और टूरिस्ट बन के जाएं और देख के आ जाएं, या हम उसके मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि हमारे संतानों के भविष्य सुरक्षित है, ईश्वर को हाथ जोड़ करके, लेकिन उसे स्कूल सरोकार में नहीं। तो मैं आप दोनों से चाहूँगा कि ऐसा क्या, ये कहाँ का फॉल्ट है? मतलब ऐसा क्यों है कि हमको चिंता नहीं होती कि हमारे गाँव का जो बच्चा पढ़ रहा है वो, उसका रास्ता टूटा हुआ है, उसकी बिल्डिंग टूटी हुई है, और कोई डिस्कशन में नहीं आता? इस तरह की कोई सामाजिक पहल आपकी नज़र में आई है? और अगर ऐसा होता है या नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण होंगे? मैं चाहूँगा आप भी और सेमवाल जी से थोड़ा सा जवाब चाहूँगा। वैसे कई सारे लोग जो हैं, मैं यमकेश्वर में मेरा अपना अनुभव रहा है। एक, मैं इस टाइम नाम उनका मिस कर रहा हूँ, शर्मा जी हैं, वो कैलिफोर्निया में हैं। तो वो जो बिल क्लिंटन फाउंडेशन है, क्या नाम है उसका ना, बिल गेट्स फाउंडेशन, नहीं, बिल क्लिंटन फाउंडेशन है उनका नाम है, क्या, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन, AIF, ठीक। उनके सहयोग से जो है वो यमकेश्वर के जो 13 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं वहाँ पर उन्होंने जो है वो LED TVs उपलब्ध कराए विद इंटरनेट कनेक्शन, और उनके लिए जो निर्बाध इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने सोलर पैनल भी उपलब्ध कराए वहाँ पर। तो यमकेश्वर में बस वो यही है कि हमको अप्रोच करना है वहाँ तक, एक उन लोगों तक जाना भी पड़ेगा, उन लोगों तक उनसे संपर्क भी। वो लकली मेरे संपर्क में आए और किसी उसके माध्यम से उन्होंने कहा वो यमकेश्वर के हैं, तो मैंने कहा इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है ना। मैं डायरेक्टेड में था उस दिन, और वो अचानक वो मेरे सामने वो प्रकरण आ गया। तो मैंने कहा जी यमकेश्वर का, अगर आप यमकेश्वर में वो लोग करना चाहते हैं तो मैं जो सहयोग होगा मैं तैयार हूं, आपको जिस प्रकार का सहयोग होगा। तो हमने वो, जब मैं वापस आया वहां से, तो तब तक वो 13 के 13 जो हमने इंस्टॉल कर दिए थे। तो ये काम कर चुके हैं, है ना। तो ये काम हो रहा है, बहुत सारे जो संगठन काम कर रहे हैं इस संदर्भ में। मैं मूल प्रश्न था जो ममगाई जी का, कि एक मंदिर निर्माण के लिए कम्युनिटी 40 लाख रुपए चंदा दे सकती है, लेकिन स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कोई दे नहीं सकती। आपने दूसरी बहुत अच्छी बात कही कि हम सरकारों का विकल्प नहीं बन रहे, लेकिन जब सरकार जब तक नहीं आएगी तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। मुझे एक बहुत गंभीर चीज़ नज़र आती है जिसकी तरफ हमने ध्यान दिया नहीं था। 2 मनोवैज्ञानिक हुए हैं, टूबी एंड कॉस्माइट्स। टूबी और कॉस्माइट्स ने अपने तमाम शोध के बाद 2 निष्कर्ष निकाले। उनके निष्कर्ष का आखिरी वाक्य था कि आधुनिक होमो सेपियंस की खोपड़ी में एक पाषाण युगीन दिमाग निवास करता है। और क्यों कहा बताइए? कि 10 लाख वर्षों में इवोल्यूशन के काफ़ी तेज़ी से इवोल्यूशन हुआ। जो होमो इरेक्टस है जो वो होमो सेपियंस में तब्दील हुआ 10 लाख वर्षों की यात्रा में। जैसे जैसे आगे बढ़ता है यात्रा की रफ्तार तेज हो जाती है,
और हमारे वैज्ञानिक विकास का, तकनीक और विज्ञान के समन्वित विकास का सफर केवल 300 साल पुराना है, हद से हद 400 साल पुराना। गैलीलियो, कोपरनिकस, ब्रूनो और उनका चर्च के साथ में जो संघर्ष था जानलेवा, वहाँ से विज्ञान ने अपनी जो कदम है, उसने कहा कि उसके बाद इतनी तेजी से औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास हुआ कि हमारा ब्रेन है जो वो उसको कंडीशन, उसके अनुसार कंडीशन नहीं हो पाया। हमारा दिमाग 10,000 वर्षों की शिकार गाथा, युद्ध और कबीलाई मानसिकता को लेके तो चलता है, लेकिन उसके लिए जो 300 वर्षों का तीव्र विकास है, उसके साथ अपने आप को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी अभी नहीं आई। तो लोगों ने पूछा, भाई फिर तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर के एल्बर्ट आइंस्टीन के जो 5 क्रांतिकारी और दुनिया को बदल देने वाले पेपर थे, वो कहता है कि ये मनुष्यों की समन्वित मस्तिष्क संक्रिया का नतीजा है, ये किसी एक मस्तिष्क का अकेला चमत्कार नहीं है। लेकिन वो जो 10,000 साल का कबीलाई मानसिकता, युद्ध और शिकार का है, वो हमारे जहन पर अब भी हावी है। इसीलिए वक्त बेवक्त वो रिएक्शनरी आदम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं हमारे बीच में, जो मनुष्यों के बीच में फर्क करते हैं। और वही मेंटालिटी है जो टेम्पल के लिए डोनेट कर सकती है, लेकिन स्कूल के लिए नहीं करती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मंगेश खिल्लाल जी थे जो डीएम थे उस रुद्रप्रयाग के, तो जिन दिनों हम केदारनाथ आपदा वाले पे काम कर रहे थे, तो हम गए उनके पास और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बोला, तो हमने उनसे बोला कि हम आपके स्कूल में कोना लगाना चाहते हैं। और तो उन्होंने कहा कि मंगाई जी एक बात आप मैंने कहा सर आपका तो रुद्रप्रयाग में तो अंबानी भी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और बद्रीनाथ के लिए इतना चंदा आता है, लेकिन हम आश्चर्य रूप से आपके गांव के स्कूल हमें बोलते हैं कि सर हमारे बिल्डिंग के लिए कुछ करा दो, हमें को कंप्यूटर दिला दो। तो मैंने कहा ये तो बड़ा पौड़ी का बोले तो मान सकते तो रुद्रप्रयाग में तो दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा सीजन चलता है। तो उसने बोला, उन्होंने ये बोला था ऑफ द रिकॉर्ड, वो कह रहे थे कि मंगाई जी यहाँ पर बड़े बड़े लाला आते हैं, अरबपति करोड़पति, अगर हम उनसे बोलें कि यहाँ धर्मशाला खोलनी है तो अभी वो 50 लाख रुपए लग देंगे कि भाई बद्रीनाथ में धर्मशाला खोली जानी है, लेकिन स्कूल के लिए डोनेशन पर नहीं आते कि वो कन्विंस नहीं होता। कह रहा मैंने वो खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, वो सरकार मेरे ससुराल से इत्तेफाक से मंगेश, तो वो कहने लगे कि लेकिन इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैंने कहा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जो दरअसल में कोना शिक्षा का अभियान है, बेसिकली इस शिक्षा का अभियान नहीं, हम समाज को स्कूल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि वो सेंसिटिव हो उस सरोकार के प्रति ना, तो वो ये सवाल मुझे बार बार परेशान करता है, इसलिए हमने आपसे शेयर किया। और मैंने 4 साल केदारनाथ का टेम्पल देखा आपने, गर्भगृह को सोने से मढ़ दिया गया, आपने सुना होगा अभी अभी। और मैंने सुना है शायद 50 करोड़ या 500 करोड़ का सोना है, 50 करोड़ का है कितना। लेकिन आप अगर मैं बिल्कुल चैलेंज से बोलता हूँ कि आप स्कूलों में जाएं, आप उसके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के, और स्कूलों में रैंडम चले जाएं, 10 स्कूलों में से 4 स्कूलों की बिल्डिंग आपको खराब मिलेगी, 3 स्कूलों में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा। वहाँ के स्कूलों हमारे स्वेटर्स के लिए अप्रोच करते हैं कि सर हमारे स्कूल में बच्चों के लिए स्वेटर भिजा दी। तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि भाई जहाँ इतनी बड़ी कम्युनिटी यात्रा में हर साल आती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं कि सोशल कंट्रीब्यूशन क्यों नजर नहीं आता। खैर, तो और कोई सवाल हो तो मैंने तो अपनी बात रख दी सर से, और कोई सवाल कोई करना चाहें? प्रदीप भाई कुछ बोलना चाहेंगे, आपके मित्र हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या ऐसा सुझाव आप लोगों के ऑफिशियली ऐसा जा सकता है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं या सांसद हैं, तो बड़ी जनता की तो मांग हुई हो, तो वो उसका कुछ हिस्सा जो है उस स्कूलों के भवन के लिए कुछ ऐसा प्रपोजल के तौर पे आपकी तरफ से जा सकता है क्या, शिक्षा निदेशालय की तरफ से? वो तो गया हुआ है पहले से। नहीं, मतलब उनके लिए या वो जारी करते हैं 10% वो अपनी धनराशि का सांसद और प्रयोग है। विधायक जो निधि है ना, जो MP MLA लैड कहते हैं, उसका प्रोविजन है, वो एक हिस्सा है, जैसे लेवी कहता है कि इतना % आपके स्कूलों के लिए, तो हम खाली कम्युनिटी सेंटर और उसके तक वो चले जाते हैं। उसके बाद वो वोट बैंक है, बाकी वो जो कई स्कूलों की जो कहानियां है, जैसे अभी धर्म भाई ने बताया, तो वाकई में स्कूल लेके वो है, लेकिन ये है कि मिलन केंद्र और प्रतीक्षालय ज्यादा बनते हैं। हाँ अजीत भाई सर, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या और सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अनिवार्य हो, कम से कम अपने अगर 2 बच्चे तो 1 बच्चा तो सरकारी स्कूल में भेजे ना। अच्छा ये सवाल बहुत वैसे फेसबुक का मैं ये इस तरीके से आपने उदाहरण दिया था कि गांधी में कॉलेज में पढ़े, तो
उसमें मुझे लगता है जो लोग गांधी इंटर कॉलेज में पढ़े उनके बच्चा कोई भी गांधी इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ता। नहीं, मैं इस पर एक बात मतलब ये सवाल फेसबुक का बहुत पसंदीदा सवाल है, और ये सोशल मीडिया का, मैं 2 मिनट मैं इसका सर से जवाब देंगे, पर मैं अपना ऐड कर देता हूँ उसमें। तो सोशल मीडिया का फेवरेट सवाल है, और गाये बगाए जब टीचरों की सैलरी को लेकर के टॉन्ट किया जाता है कि अरे तुम्हें बहुत मोटी तनख्वाह। अब चूंकि मेरी पत्नी टीचर है तो इसलिए सवाल हम तक आता है कि तुम्हारे बच्चे खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, तुम बड़ी बड़ी बातें करो। तो मैंने सोचा कि इसका ईमानदार उत्तर ढूंढा जाए, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करें, पर इसका उत्तर ढूंढा जाए ऐसा क्यों है। तो मैंने पाया कि हर आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है। तो जब गांधी स्कूल जो 90s का गांधी स्कूल था ना, और जो 2022 का गांधी स्कूल है, आप उसमें देखोगे बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों का नहीं, आप उसके स्ट्रक्चर में देखो, उसकी बनावट, क्योंकि उस बिल्डिंग पर जैसे सर ने कहा कि 88 स्कूल के टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं, तो टीचरों की तनख्वाह तो 1 लाख होगी, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के लिए कोई फंड नहीं आता। हम कोटद्वार इंटर कॉलेज में गए, जहां धात का हमारे कोने चलते हैं। माधुरी रावत जी जो हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनके हस्बैंड है प्रिंसिपल, वो बता रहे थे कि वहां के पढ़े हुए बच्चे IFS है, जो अभी उत्तरकाशी का IFS है, ये सुबोध काला जी, वहीं के पढ़े हुए, उन्होंने कोना दिया, उनकी वाइफ धात में मंजू काला जी। तो कहने लगे कि लेकिन जो वो बिल्डिंग थी ना उस जमाने की, वो कह रहे थे बिल्डिंग के लिए साल भर में हमारे पास 10,000 रुपये पुताई के लाता है। अब आप बताओ वो कितनी बड़ी बिल्डिंग, कम से कम 15 बीघे में वो स्कूल है, तो 10,000 में वो क्या मेंटेन करेंगे आप। तो असल में सच बात ये हो गया कि एक तरीके से उन स्कूलों को डिमोरलाइज कर दिया, खत्म किया गया, मैं तो ये मानता हूँ। इसके कारण क्या है कि आम आदमी अपने स्कूल को उस दहलीज से पार कराने में दिक्कत। मैंने कहा ना, सेंट्रल स्कूल कोई सा भी है देहरादून का, आप जाएंगे वो मेंटेन्ड है, तो हर को भेजता अपने बच्चों को। हम जाते थे सेंट्रल स्कूल, लेकिन अब गांधी और गुरु नानक को अगर आप जाकर दृष्टि देखेंगे, जो वहाँ के स्टूडेंट रहे, तो वो बता सकते हैं कि जो आज का गांधी स्कूल है और वो जो 1990 गांधी स्कूल था, उसमें बहुत बड़ा रेडिकल अंतर आ गया। सारे सरकारी स्कूलों की कमोबेश यही स्थिति है। मुझे लगता है ये उत्तर है। हम तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी अपना आदमी अपने बच्चों को जमीन पे बैठने के लिए नहीं भेजेगा। वो सोचता है मैं घर पे तो सोफे बैठा रहा हूँ, तो कम से कम वो चेयर तो मिले उसे, उसको ब्लैक बोर्ड तो साफ हो, ऐसा तो नहीं हो कि बिल्डिंग झड़ रही हो। अब जो बेचारे जिनके पास कोई रास्ता नहीं, वो तो जाएंगे ही। अब गुरु नानक और गांधी में जो आज पढ़ा रहे हैं, वो स्लम्स के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। वो तो सोच रहे हैं कि बच्चा वहाँ चल जाए तो हम अपना काम धाड़ी पे निकल जाए। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। तो ये एक मतलब ये सवाल है बिल्कुल, लेकिन इस सवाल के कई सारे डायमेंशन है, पर मैं फिर भी चाहूँगा अमोली जी बात। दूसरी सच्चाई वैसे ये भी है कि जो पहले के जो टीचर थे वो वाकई में अपनी शिक्षा के प्रति समर्पण था विद्यार्थी के प्रति। आज जो है वो पार्ट ऑफ ड्यूटी बन गया है। एक्चुअल में हाँ प्रदीप नहीं, एक्चुअल में देखिए, ग्राउंड लेवल पे जब हमने काम किया ना, टीचर्स आज भी काम कर रहे हैं। परिस्थितियां केवल शिक्षक के और उसकी चेंज नहीं हुई है, परिस्थितियां सबकी चेंज हो गई है। बच्चे को कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना, बच्चे को कुछ बोल नहीं सकते। पेरेंट्स जो राज के सिस्टम में है, वो लोग हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं लोग हैं, यही तो है, जिनका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, जो अभी भी शिक्षा को दोयम स्थिति उसमें मानते हैं। उन्हें क्या करना यार से टेम्पू चलेगा, पढ़ते लिया, जीप चले लिया। वो तो अभी आपको एक अच्छा वो बताता हूं मैं आपको कि ये जो लाइसेंस है, ये इसकी न्यूनतम योग्यता जो है वो 10 हो गई अब, इसलिए बच्चे अब 10 करना वो कर रहे हैं, वरना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है। हमारे पास एक अनुभव है इस चीज का, जो यमकेश्वर के जो है ये गुज्जर वाला इलाका है, गंगा भूखपुर उसके बीच में, ठीक है, उस इलाके में वो बच्चे नहीं जाते, और 92 बच्चे हैं जो आज की तारीख में स्कूल नहीं जा रहे हैं। और बगल में कुनाऊ स्कूल है, इधर कुनाऊ है, उधर जो है मॉडल स्कूल गंगा भोगपुर है, इंटरमीडिएट गंगा भोगपुर है, प्राइवेट है, सब कुछ है। मैंने वहां जाके बोला, हमने मेरे और जो हमारे डीओ साहब थे रावत जी, हमने 3-4 दिन रिगरस वहां पर मतलब डेरा डाला, उनको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा ना जी, हमको क्या करना जी, मुझे दूध ही तो बेचना हमने कहा क्या करना, क्या कर लेगा, पढ़ लिख के ये अब 5वीं तक कर लिया, अपना नाम लिख दिया, और बाकी शाम को मदरसे में हम पढ़ाते होते हैं जी, कुरान पढ़ना आ जाएगा। तो कई सारी चीजें, इसको इसके लिए दोषी जो है ना, ये पूरा हाथ है, इस सिस्टम को वो करने के लिए पूरा हाथ है, और हाथ में ये बच्चा है, ये पेरेंट्स है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो है, ये जो है ये हाई अथॉरिटी है, और ये विधायिका है, ये विधायिका है। और ये जब सब उंगली करेंगे तभी कलम पकड़ेगा बच्चा।
तो ये इसके लिए दोषी सब है, इसके लिए ना आप दोषी है, ना मैं दोषी हूं, ना ये दोषी है, ना वो दोषी है। सर एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, हालांकि मेरी समझ इस मामले में बहुत कम है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी जानकारी है, तो चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ एडमिशन मिलता नहीं है, मतलब सीट्स फुल हो जाती हैं, तो लोग वेटिंग पे लेके अगले साल एडमिशन करवाते हैं जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है। तो ऐसा वहाँ इतना क्या अलग है कि वहाँ अच्छे हाई प्रोफाइल लोग भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं? देखिए, आज भी उत्तराखंड में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर अच्छे लोग भेज रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने, ये मतलब एक कई सारे उदाहरण हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको जंगलिया गांव बताता हूं। नैनीताल में जंगलिया गांव में बाहर बोर्ड लगाना पड़ गया, एडमिशन क्लोज्ड बाहर, लेकिन वो उस टीचर का वो ये है कि इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं, जो करना चाहता है टीचर आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीचर आज भी कर रहे हैं। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में यही नहीं, वो देखिए सिस्टम और जो आपके टीचर्स है, स्टेक होल्डर है, उनका इंटीग्रेशन ये उपलब्धि हासिल करा सकता है। मतलब सामूहिक रूप से, वही चीज है ना, जब सामूहिक रूप से सब लोग काम करेंगे तब सिस्टम चलेगा। इंडिविजुअल में कर रहे हैं, इंडिविजुअल में अधिकारी रूप में इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल में कुछ संस्थाएं इंडिविजुअल काम कर रही हैं। जब ये समग्र रूप से जब काम करेंगे तब ये सिस्टम पनपेगा। और मैंने शुरू में बोल दिया था कि ये जो है उत्तराखंड में जो परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, एक्चुअल में एक इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कह सकते हैं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों पे अंकुश लगा रहे हैं। नहीं समझे, हम प्राइवेट स्कूलों को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो छोड़ दो उनको, यहां फोकस करो ना, उनको करने दो। जब वो आउट ऑफ रीच जाएंगे लोगों के, तो अपना हम इस सिस्टम में वापस आएंगे। सिंपल, हम उनको कर रहे ना, तुम ये भी फीस भी तुम्हारा हम बताएंगे तुमको, फीस भी तुम हमसे पूछ के करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, सब हम करोगे। लेट देम डू, उनको करने दो, तब हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम सुदृढ़ होकर बाहर निकलेगा। केजरीवाल सिस्टम कैसा है सर? चलिए सर, तो हाँ ये ठीक है, तो चलिए सर, हाँ शांति बोलिए। मैं थोड़ा ये बोलना चाह रहा था सर, जैसे अभी आपने कहा कि एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि ऑनलाइन ऑफलाइन। सर बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन इस ऑनलाइन में पहली बात तो जो दूर दराज के बच्चे शहरों को छोड़ देंगे, तो दूर दराज के बच्चों की बात कर रहे हैं। पहली बात तो नेटवर्क, हाँ नेटवर्क। नंबर 2, अगर नेटवर्क है भी सर तो उनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है सर। अब वो बच्चा अगर पढ़ाई करता है सर तो वो कितना पीछे जा रहा है, और अगर वो आगे बढ़ता है तो कितना आगे बढ़ेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा चिंता सी रहती है। देखिए सर, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। इससे तो कोई वो कर ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी जो हमारा जो एक इंटरेक्शन होता है, आई टू आई कांटेक्ट करके होता है, ठीक है। एक जो टीचर की कला होती है कि वो अपनी तरफ बच्चे को वो थोड़ी देर के लिए खो जाता है। अगर जो अच्छे वक्त में आप सेमवाल जी बोल रहे थे, तो उस टाइम कुछ आधे घंटे के लिए किसी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि आप जुड़ गए थे लोग उनसे। तो वो एक टीचर की खासियत, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये एक विकल्प के रूप में प्रयोग हो सकता है वहां पर जहां पर कुछ नहीं है, कम से कम ये तो हो सकता है। अरे अगर आपने एक लेक्चर दिया, उस लेक्चर को कल वो बच्चा नहीं आया, तो वो किस माध्यम से वो करे? या तो उस लेक्चर को बिल्कुल वो कर दे, या तो बिल्कुल वो उससे अनजान रहे, या कम से कम उसके पास वीडियो पहुंच जाए, या वो ऑनलाइन जुड़ जाए, जो भी सुविधा उपलब्ध है। यही तो बुद्धिमत्ता है, यहीं पर तो टीचर की बुद्धिमत्ता का प्रयोग है। चुनौती तो है भौगोलिक परिस्थितियों की।